नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शाह का संदेश, नड्डा पहुंचे, फिर खट्टर पहुंचे। मोदी और शाह ने प्लान फाइनल कर लिया है बिहार के लिए और नीतीश कुमार को 20 साल पीछे जाना ही पड़ेगा। सामने रख दिया है पूरे के पूरे आंकड़े जो बने हुए हैं, जो दिल्ली में तैयार किए गए हैं कि इन्हीं आंकड़ों पर आपको चलना है। आप कितनी सीटें जीत के आओगे वो भी हमने करीब करीब तय कर लिया है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ोगे वो भी तय कर लिया है। यानी पूरा अंक गणित तैयार है, केमिस्ट्री बनाने की कोशिश जोर शोर से है और लग रहा है वो केमिस्ट्री भी तैयार हो चुकी है, क्योंकि लैब यानी प्रयोगशाला और प्रयोगशाला में काम कर रहा वैज्ञानिक दोनों एक ही तरफ हैं, दोनों भाजपा का ही लैब है और भाजपा का ही साइंटिस्ट है। तो केमिस्ट्री भी तैयार होनी थी, जो फॉर्मूला बनाया है भाजपा ने उसी पर नीतीश कुमार को चलना था। लेकिन जो 135 104 139 104 शायद ऐसा 139 104 का जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, उस फॉर्मूले के बाद नीतीश तो तैयार हैं, लेकिन राबड़ी देवी आखिर क्यों परेशान? ये पूरी रिपोर्ट, ये आंकड़े, भीतर की खबर, ये सब लेकर के आए हैं हमारे साथी संतोष पाठक। कंट्रोल रूम संतोष को जोड़ लीजिए। स्वागत है संतोष आपका। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। सीधा हम खबर पर आते हैं। ये क्या फॉर्मूला 139 104, ये क्या फॉर्मूला बीजेपी के भीतर से आपको जानकारी मिली है? देखिए आशीष जी, जब से ये पिछले 2-3 महीनों से नीतीश कुमार पलटेंगे, खेला करेंगे, इस तरह की कई खबरें आ रही थी, लगातार ये वायरल भी हो रही थी। मैं और आप, हम दोनों उसी समय से ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार साहब के पास पलटने का कोई स्कोप बचा नहीं है। उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आ गया, फुल स्टॉप लग गया। 18 जनवरी को आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक हुई, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले अधिकार सौंप दिए गए। लेकिन मैं लगातार उसमें लगा था कि अगर नीतीश कुमार को मनाया गया या नीतीश कुमार मान गए, तो मानने के पीछे फॉर्मूला क्या है? देखिए, कुछ भी जबरदस्ती आप रख तो सकते हैं, लेकिन जब आप जबरदस्ती रखेंगे तो उसके साथ-साथ आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने वाले को देनी होगी, जिससे वो मान जाए। जैसे कि मुझे याद है 2014 का लोकसभा चुनाव था, वाराणसी से जब मुरली मनोहर जोशी का टिकट कटा, उनको कानपुर भेजा गया, तो वो बिल्कुल दुखी हो गए, परेशान हो गए, बगावती मुद्रा में आ गए, फिर अमित शाह उनसे मिलने गए और जब वहां से निकले तो मुरली मनोहर जोशी कन्विंस हो गए। हमने पूछा कि क्यों आप कन्विंस हो गए? तो नहीं, मुझे आश्वासन दिया गया है कि 101% मैं पिछली बार जितने वोट से जीता था, उससे ज्यादा वोट से कानपुर से जीतूंगा। तो मैंने कहा कि आपको भरोसा कैसे हो रहा है? तो कह रहे नहीं, युवा लड़के हैं, नए लड़के हैं, रिजल्ट लेके दिखाएंगे। और वाकई कानपुर से बहुत ही शानदार तरीके से मुरली मनोहर जोशी जीते थे। तो ये सारी चीजें मैं इस खोजबीन में लगा हुआ था। अब आज जो है मनोहर लाल खट्टर बिहार में थे। दिलीप जायसवाल बिहार प्रदेश के, जो अभी उन्होंने इस्तीफा दिया था, बिहार प्रदेश के दोबारा से 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुने गए। यानी तय हो गया कि बिहार का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिलीप जायसवाल लड़ाएंगे, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया था, बयान से बाद में पलट गए। लेकिन आज 2 चीजें घटना हुई, मैं दर्शकों को उस फॉर्मूले पर लेकर आऊंगा 139 से 104, लेकिन आज 2 ऐसी घटनाएं हुई, बल्कि 3 ऐसी घटनाएं हुई जिसको सुनकर आपको लगेगा कि वाकई ये जो फॉर्मूला है 139 प्लस 104 का, वो वाकई सेट हो गया। लालू यादव ने ऑफर दिया, ये हम और आप सब जानते हैं। तेजस्वी यादव अड़ गए थे कि नहीं, अब चाचा को नहीं लेना है। लेकिन उसी समय लालू यादव के परिवार में सिर्फ तेजस्वी यादव को छोड़ के, जो मेरे सूत्र ये बताते हैं कि लालू यादव तैयार थे, राबड़ी देवी तैयार थी, तेज प्रताप तैयार थे, मीसा भारती तैयार थी। लालू यादव और राबड़ी देवी, खासतौर से राबड़ी देवी का जो पूरा फोकस है बतौर माँ, क्योंकि वो नेता होने के साथ माँ भी है, तो वो चाहती है कि उनका एक बेटा डिप्टी सीएम बना रहे, एक बेटा मंत्री बन जाए। तो उनके सामने जो चुनौती की, दोनों बेटे, एक आमतौर पर जो बिहार की ग्रामीण महिला सोचती है, उस तरह से था कि नहीं, हमें किसी भी सूरत में सत्ता में जाना चाहिए। आज राबड़ी देवी हत्थे से उखड़ गई। वो कह रही है कि नहीं, हम साथ मिलकर सरकार तो तब बनाएंगे ना जब नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आएंगे। पहली घटना ये हुई कि छोड़ के नहीं आएंगे, मतलब आज तक उनको ये उम्मीद थी कि छोड़ के आएंगे, लेकिन अब उसमें फुल एंड फाइनल ब्रेक लग गया। दूसरी घटना हुई, तेजस्वी यादव विधानसभा में खड़े हुए, मुख्यमंत्री पर सीधा सीधा हमला बोला कि 2005 से पहले कुछ था जी। साथ साथ ये भी कहते गए कि मुख्यमंत्री जी को विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। ये विधानसभा में तेजस्वी यादव ने बोला। और उसके बाद नीतीश कुमार का एक रौद्र रूप विधानसभा में देखने को मिला। वो लंबे अरसे बाद विधानसभा में खड़े हुए और ये कहा कि बच्चे हो तुम। ऊपर प्रेस वाले बैठे हैं, मीडिया वाले बैठे हैं, प्रेस गैलरी की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने, पूछो उनसे जाके 2005 से पहले क्या था, तुम्हारे पिताजी के राज में क्या था। ये तमाम चीजें इस फॉर्मूले
को एक तरह से एस्टेब्लिश करते हुए नजर आ रही है। 2020 का जो पिछला विधानसभा चुनाव था और 2015 दो विधानसभा चुनाव पे हमें गौर करना पड़ेगा। 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर लड़े थे आशीष जी। बिहार की जनता ये जानती है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जो कि लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर लड़े थे, आरजेडी 101 सीट पर लड़ी थी और जेडीयू 101 सीट पर लड़ी थी। वो लंबे अरसे बाद वो चुनाव ऐसा था जिसमें आरजेडी 80 सीट जीती थी, नीतीश कुमार की पार्टी 71 सीट जीती थी, यानी गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी थी। लेकिन लालू यादव ने अपने वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और उस सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। सिर्फ 101 सीट पर लड़के 71 सीट नीतीश कुमार की पार्टी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब 2020 का विधानसभा चुनाव आया, उस समय जो जेडीयू थी 115 सीट पर लड़ी थी आशीष। पहले 101 से लड़के 71 जीती, अब 115 सीट। ये जो 2020 का विधानसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। 115 सीटों पे लड़के 43, सिर्फ 43 सीटें जीती, 28 सीटों का नुकसान हुआ। चिराग पासवान की बड़ी भूमिका थी, जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए चुनाव में उतर गए थे। 134 सीट पर उम्मीदवार उतार दिए। ज्यादातर जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चिराग पासवान ने हालांकि खुद एक ही सीट जीती थी। अब जो नीतीश कुमार की 3-4 चीजें परेशानी थी। देखिए, खेला करने, पाला बदलने की उनकी समस्या क्या थी? महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाला हाल हो गया। उनको लगा कि अब बीजेपी उनको चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। वैसे ही छोटी पार्टी थी, लगातार अपमानित करते रहते थे और 2020 में किस तरह से वो मुख्यमंत्री बने, किस तरह से नरेंद्र मोदी को इंटरवीन करना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस उस समय बिहार के प्रभारी हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी उतरे, फिर जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के थ्रू संदेशा पहुंचाया गया और कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के इंटरवेंशन के बाद बनाया गया। और उसके बाद जब एक बार लालू यादव से पाला बदलकर जब वापस आ रहे थे, उस समय भी अमित शाह अड़ गए थे कि नहीं, आप आइए गठबंधन में, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। उस समय भी नरेंद्र मोदी ने इंटरवीन किया और उसके बाद नीतीश कुमार को एक तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया। अब दूसरी उनकी समस्या थी, उस समय चिराग पासवान थे, इस समय प्रशांत किशोर। उनको लगा, प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के कहने पर ही उन्होंने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, मुख्यमंत्री आवास में ठहराया था। उनको लगा कि पिछली बार चिराग पासवान से बीजेपी ने हरवा दिया, इस बार प्रशांत किशोर से बीजेपी हरवा देंगे। तो इस तरह की कई चिंताएं उनके दिलो दिमाग में थी। अब जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री भागलपुर की रैली में गए, मंच से उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। अगले दिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे कर दिया, निशांत कुमार सामने आ गए। निशांत कुमार ने बयान दिया कि एनडीए को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव में जाना चाहिए नीतीश कुमार को। उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और उसके अगले दिन हमने देखा कि साथ के साथ जो मंत्री है वो बीजेपी कोटे से थे, यानी जेडीयू कोटे से नहीं थे। उसके बाद भी हमारी खोजबीन जारी रही। अब जो मुझे 3 चीजें पता लगी, नंबर 1, अब बिहार की राजनीति में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। जो 20 साल पहले का 2005 का फॉर्मूला था, 2005 का दूसरा चुनाव का। 2005 में 2 चुनाव हुए थे आशीष जी। एक तो फरवरी में हुआ था जिसमें किसी को बहुमत नहीं मिला था। रामविलास पासवान की पार्टी को उस समय मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद 29 सीटें मिली थी। वो मुस्लिम सीएम के नाम पे अड़ गए थे, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ था आशीष जी, वो 2005 के अक्टूबर में हुआ था। उस अक्टूबर के 2005 के अक्टूबर के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी 139 पे चुनाव लड़ी थी और बीजेपी 102 पे चुनाव लड़ी थी। उसी फॉर्मूले को अब उल्टा कर दिया गया, यानी ज्यादा सीटों पर बीजेपी आएगी, जेडीयू कम सीटों पर आएगी। हाँ, जेडीयू को 2005 के मुकाबले, अक्टूबर के 5 के मुकाबले 102 से 2 सीटें ज्यादा, यानी 104 सीटें ज्यादा दे दी गई। अब आता हूं मैं उस फॉर्मूले पे जो एक्सक्लूसिवली वो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला बीजेपी ने सामने रख दिया, नड्डा ने प्राइमरी तौर पर सामने रखा, मनोहर लाल खट्टर एक तरह से अंतिम तौर पर फॉर्मूला ले गए हैं। औपचारिक रूप से ऑफिशियली मुलाकात हो या ना हो, जब मैं औपचारिक और ऑफिशियली का जिक्र कर रहा हूं, तो मीडिया के सामने मुलाकात जैसी भी हो या ना भी हो, लेकिन अनौपचारिक रूप से मनोहर लाल खट्टर ये फॉर्मूला एक तरह से सेट करके ले गए हैं कि नीतीश कुमार को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 139 104 का फॉर्मूला बना दिया गया है। नीतीश कुमार को सहयोगी दलों से बातचीत करने की जरूरत भी नहीं है, न चिराग पासवान से, न उपेंद्र कुशवाहा से, न जीतन राम मांझी से। किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। सीधा सपाट भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया कि वो टेंशन हमारी है, गठबंधन को कितनी सीटें देनी है वो टेंशन हमारी है, चुनाव आपकी पार्टी को कितना जितवाना है वो टेंशन भी हमारी है, चुनाव की पूरी रणनीति हम तय करेंगे, सर्वे का पूरा काम हम देखेंगे, चुनाव प्रचार का पूरा अभियान हम देखेंगे। मैं दूसरे शब्दों में कहूं, पोस्टर, बैनर, चुनाव प्रचार का पूरा औपचारिकता और बजट, सबसे जरूरी चीज है बजट। वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी देखेगी, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में लड़ेगी। 104 सीट
क्लियर कट ये कह दिया गया है नीतीश कुमार साहब की पार्टी को कि 104 सीटें आप लीजिए। कुछ सीटें उनको ये भी कहा गया है, करीब 8 से 10 सीटों का आश्वासन उनको दिया गया है कि वो सीटें अगर आप अदलैन-बदलैन जो बिहार की भाषा में कहते हैं कि अगर आप बदलना भी चाहते हैं पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि पिछली बार 115 पे लड़े थे, 115 पे लड़के सिर्फ 43 सीटें जीते थे। कुछ सीटें अगर वो बदलना चाहे अपने कोटे की तो बीजेपी उसमें भी फ्लेक्सिबल है। तो 104 सीटें उनको कहा गया है कि आप अपनी चुन लीजिए जो आपको लड़ना है। 139 सीटें बीजेपी अपने पास रखेगी और उन 139 सीटों में एक तरह से वो मोल-भाव करेगी अपने सहयोगी दलों के साथ। अब इस 139 सीटों में जो मेरे पास जो खबर है, जो बीजेपी का अपना फॉर्मूला है, 45 सीटों के आस-पास चिराग पासवान माँग रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान से, और मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि अभी सहयोगी दलों के मतलब नीतीश कुमार के पास फॉर्मूला रखा गया है, लेकिन चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इनसे अभी चर्चा नहीं हुई प्राइमरी। तो चिराग पासवान 45 के आसपास सीटें मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो अपने कोटे में 139 सीटें ले रही है आशीष जी, उसमें से 45 चिराग पासवान को नहीं देंगे, 20 सीट वो चिराग पासवान को देंगे जो एलजेपी उनकी पार्टी है। और हम 20 सीट मांग रहे हैं जीतन राम मांझी जो कि केंद्र सरकार में मंत्री है, उनको 7 सीटें दी जाएगी। जो वो पिछली बार चुनाव लड़े थे उतनी ही सीटें उनको दी जाएगी। और बाकी कुशवाहा, पिछली बार वो एनडीए गठबंधन में नहीं थे 2020 के विधानसभा चुनाव के समय, इस बार उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन में आ रहे हैं, तो 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी। यानी 20 चिराग पासवान, 7 जीतन राम मांझी, 7 उपेंद्र कुशवाहा, तो ये कुल मिला के हो जाते हैं 139 में से अगर मैं इसको निकाल दूं 20 7 27 7 34, तो 105 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। यानी 105 पर बीजेपी, 104 पर जेडीयू। तो इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। मैंने कुछ दिन पहले भी अपने एक शो में कहा था कि इस बार भले ही 1 या 2 सीटों का अंतर हो, लेकिन बीजेपी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में लड़ेगी। और अब ये सवाल उठता है कि हाँ, एक चीज इसमें और शर्त है। मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उसको भी एनडीए गठबंधन के पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार वो एनडीए गठबंधन में थे, 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 11 सीटों पे से मुझे ध्यान आ रहा है 4 सीट पर वो चुनाव जीते थे। अगर वो मुकेश सहनी इस पार्टी में आ जाते हैं, तो फिर 2-2 3-3 सीटें इन दोनों गठबंधनों की कम होगी, बाकी दलों की भी 1-1 सीटें कम होगी और फिर 8-9 के आंकड़े पर मुकेश सहनी को जाके एडजस्ट किया जाएगा। ये फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को बता दिया गया है, जेपी नड्डा के थ्रू और आज मनोहर लाल खट्टर के थ्रू। अब ये सवाल उठता है कि नीतीश कुमार तैयार क्यों हुए? पहली चीज मैंने बताई कि चुनाव प्रचार का पूरा अभियान, पूरा खर्चा वो बीजेपी देखेगी, बीजेपी पूरा इसको सेटल करेगी। गठबंधन दलों के साथ बातचीत बीजेपी सेटल करेगी। चिराग पासवान पिछली बार की तरह मोदी जी के हनुमान बन के ना उतर जाए नीतीश कुमार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी इसको इंश्योर करेगी। और सबसे बड़ी बात, जो बीजेपी की तरफ से ये कहा गया, आज मनोहर लाल खट्टर का उत्तर का बयान भी आ गया, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में पब्लिकली बीजेपी अनाउंस करेगी, मनोहर लाल खट्टर से शुरुआत हो गई है, लेकिन बीजेपी के नेता पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद उन्हें यह भी कह दिया गया है कि जब वो चाहे अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, निशांत कुमार को, तो एक बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहे, भाजपा हरनौत विधानसभा से अगर वो चुनाव लड़ना चाहे तो तैयार है उनको पूरा सपोर्ट करने के लिए। अगर वो विधानसभा का चुनाव न लड़ना चाहे, जेडीयू के स्टार प्रचारक के तौर पर अगर चाहे, तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं और सरकार बनने के बाद उनको उसमें एडजस्ट भी किया जा सकता है। जब तक नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। नीतीश जी के हटने के बाद उनको सरकार में एडजस्ट किया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, वो जो आश्वासन की बात अगर कहेंगे तो फिर आपको राजीव कुमार याद आएंगे, फिर आपको ज्ञानेश कुमार याद आएंगे, फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव याद आएगा, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आएगा कि 70% स्ट्राइक रेट का भरोसा नीतीश कुमार को एक तरह से दे दिया गया है कि पिछली बार भले ही आप 43 सीट पर जीत कर आ गए हो, लेकिन इस बार 70% का मतलब है कि आप लगभग 71-72 सीट जो है, 70 से 72 सीट नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू के उम्मीदवार जीत कर आएंगे। इस तरह का ठोस आश्वासन सर्वे के आधार पर बीजेपी ने उनको दिया है कि अगर इस तरह से हम लड़ेंगे, इस तरह के फॉर्मूले पे लड़ेंगे, तो आपके पास भी 70, 71, 72 विधायक होंगे। और ये मार्च का महीना है, विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं, लेकिन ये 4-5 जो शर्तें हैं, वो बीजेपी ने नीतीश कुमार की मान भी ली है, बीजेपी ने गाजर लटका भी दिया है, बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दे भी दिया है, बीजेपी ने बेटे को राजनीति में सेट करने का भरोसा दे भी दिया है और सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर को भी एक तरह से बैकअप ना देने का भरोसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है आशीष जी। तो ये बिहार को लेकर बड़ी खबर कि खेला करने और पलटने पे फुल स्टॉप जो है, वो हम वो हालांकि पहले भी लगा एक चुके हैं, लेकिन आज आंकड़ों के लिहाज से लग गया है।
नहीं, इसमें दो एक बिंदुओं पर चर्चा जरूरी है, उस पर सवाल खड़े होंगे। जो भी जानकारी है, आपने तो जो जानकारी आप तक आई है रख दिया। पहला मैं सबसे पहले इसी बात से थोड़ा असहमत हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। जैसे हम लगातार कह रहे हैं, लगातार एक बात कह रहे थे हम शुरू से ही कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो भी खेला कूदा की बात चल रही है वो सब आप मान लीजिए हवा हवाई है, वो चाहे व्यूज के लिए किया गया हो, चाहे जिस वजह से किया गया हो, कहीं जाने होने वाले नहीं है नीतीश कुमार। जहां है यहीं रहेंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार के हाथ में जाना है ही नहीं है। पहली बात, उसके पीछे वजह है। हम ये वजह नहीं कि नीतीश कुमार को आश्वासन, नीतीश कुमार के अब हाथ में आना जाना चढ़ना कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार किस बोगी में जाएंगे, रिजर्वेशन भी नीतीश कुमार अब अपने मन से करवाने लायक नहीं है। ये सबसे पहले मेरे अपने विचार हैं, जो मैं वहां की परिस्थितियों को देख पा रहा हूं। वो अब कुछ सक्षम नहीं है। ये बाहर भले खबर, क्योंकि खबर मीडिया में आजकल खबरें भी भाजपा ही प्लांट करवाते हैं, ये भी है। आज कोई नहीं, भाजपा ही खबर प्लांट करवाती है कि ये वाला नैरेटिव पे जाओ, और वो जाने अनजाने सब चलाते हैं। हम भी चला लेते होंगे कई बार जाने अनजाने, तो वो सब उन्हीं के जरिए निकलती हैं खबरें। दूसरी बात, नीतीश कुमार, अगर ये बात है कि अंदर खाने आश्वासन दिया गया सीएम रहेंगे, तो मैं दूसरे की बात नहीं, उद्धव ठाकरे की, मतलब जो निजी तौर पर बताई गई बात कि अमित शाह ने बैठ के, पत्नी बैठी थी, उद्धव बैठे थे, मतलब परिवार के बीच में, उद्धव ठाकरे के परिवार के साथ बैठ के अमित शाह ने कहा, जो आश्वासन दिया था, चुनाव के नतीजे आने के बाद उद्धव ठाकरे बोलते रह गए कि आपने क्या कहा था। अमित शाह ने कहा, क्या कहा था, जो कहा था चुनाव पहले कहा था। सीधे इस बात समझिए, चुनाव के बाद की परिस्थितियां अलग है। दो बात। तीसरी बात, एक नाथ शिंदे जिस तरीके से अश्वत्थामा मारा गया, नरौवा कुंजरो, इस सब में बहुत बहुत एक्सपर्ट है भाजपा। और आज की तारीख में भाजपा को लोग सोचे कि लोक लाज है, कि फलाने बोले थे, खट्टर ने बोल दिया था कि नहीं, उनकी अगुवाई में वो बोलते समय शब्दों के साथ खेलते भी हैं, ये लोग खिलाड़ी हैं सब। दूसरी बात, अगर खुल के भी बोल दिए तो लोक लाज से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इन्होंने तिलांजलि दे दी है लोक लाज को, अभी संगम में, महाकुंभ में जो है उसका तर्पण कर दिया है। लोक लाज है नहीं। वो जिस जिस मतलब जिस तरीके से आज कमिट कर रहे हैं, कल को उसी बेशर्मी से कहेंगे कि अरे वो हमने कहा था, तो जो है उसके बाद आपने क्या किया, तमाम उल्टा ही आरोप जड़ देंगे। आपने क्या किया, आप अंदर खाने गलत काम कर रहे थे, हमको पता चल चुका है, तमाम चीजें। और एक बड़ा सोशल मीडिया की टीम और सब एकाएक अटैक कर देंगे। तो ये तीसरी बात। चौथी बात, एक नाथ शिंदे को पूरे चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते संतोष आपने देखा होगा, जब पवार, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे तीनों का कॉमन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखा होगा। क्या हश्र हुआ, गांव चले गए, गांव में बैठे, दुनिया भर का तमाशा चला महाराष्ट्र में। आखिरकार इज्जत गंवा के उसी सरकार में बैठे हैं और रोज इज्जत गंवा रहे हैं। एक होता है ना वन टाइम, एक के बार में दे दिया पूरे, मतलब ईएमआई पे मैंने एक बार वन टाइम सेटलमेंट हो गया। ये किस्तों में बेइज्जत हो रहे हैं, और किस्त मंथली जाती तो भी समझ में आता, यहाँ डेली का है। जैसे वो मार्केट में दुकानदार कुछ चलाते हैं, डेली कलेक्शन होता है, तो डेली बेइज्जत होते हैं। इनकी डेली की ईएमआई बांध दी है बेइज्जती की। कभी सिक्योरिटी, कभी ओएसडी, कभी पीए, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी फैसले पलट देना, कभी जांच लगा देना, रोज बेइज्जत। मतलब दिन में एक बार फिक्स है कि जो भी एफपीसी लगा हो उनके यहाँ टाइम टेबल, कि एक बार बेइज्जत करना है एक नाथ शिंदे को। तो ये कमिटमेंट। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा कि ये खबरें जो भी जैसे आई हैं जिस पूरे खाका में, इसलिए मेरे सवाल है कि नीतीश कुमार को ये सब बताया गया कि ऐसे ऐसे होगा, और नीतीश कुमार ने कहा वाह, यही हम इंतजार कर रहे थे खट्टर साहब, बड़े दिन से आप लेके आए, आज दिल खुश हो गया, चलिए डन, चलिए आप भी लड्डू खाइए, हम भी लड्डू खाते हैं, और बढ़िया अच्छे चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जिसने दुनिया को धोखा दिया राजनीति में, वो नीतीश कुमार क्या इतने मूर्ख हो सकते हैं? दुनिया को इधर से उधर, आज इधर कल उधर, इनको पलट दिया, उनको पलट दिया। और सिर्फ मैं ये गठबंधन में नहीं कर रहा हूं, आपने बहुत लंबे समय से देखा है, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद पवार तक सबके साथ क्या किया है नीतीश कुमार ने।
क्या नीतीश कुमार ऐसे ही कि ये फॉर्मूला है, देखिए प्रशांत किशोर को मैनेज करेंगे, 70% आपको जिताएंगे, सीएम आपको बनाएंगे, सब कुछ ऐसे एकदम डन। और नीतीश कुमार ने कहा वाह खट्टर साहब, यही तो हम इंतजार कर रहे थे, बड़े दिन बाद आप आए, चलिए नाश्ता पानी करते हैं, खाते हैं खाना पानी। इसलिए मेरे सब सवाल हैं, ये संभव बिल्कुल। नहीं है। नीतीश कुमार को सब पता है। ये इसीलिए मैं कर रहा हूं कि शायद मुझे इसलिए डाउट है कि हो सकता है ये खबर बीजेपी की तरफ से ही, बीजेपी बड़ा कि जाएगी, अंदर खाने की खबर है, अंदर खाने की खबर है। इस अंदर खाने की खबर के साथ बीजेपी फिर खेल रही हो नीतीश कुमार के साथ। नीतीश को पता है ये सब आश्वासन दे करके, जैसे जिन आश्वासनों की बात हुई उस पर नीतीश कुमार आंख बंद करें, एक ही बार में भरोसा कर ले, ये असंभव से भी असंभव। इसका मतलब अगर ये है कि ऐसी खबरें करके नीतीश की व्यवस्था पर और मतलब थोड़ा सा और जकड़ दो, क्योंकि नीतीश देखिए बेबस है, कुछ बिल्कुल, नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते हैं। इतने आशीष जी, इनटर्म कंडीशन। हाँ, हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा, नीतीश की व्यवस्था पर मुहर लगाना। और मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की बड़े भाई की भूमिका में आने का अपने आप सीधा-सीधा संदेश बिहार के मतदाताओं को चला गया कि नीतीश कुमार अब बेबस है। अब हुँ, देखिए नीतीश कुमार के पास क्या है? अगर नीतीश कुमार के पास ऑप्शन होते आशीष जी, हुँ, अगर इससे बेटर उनके पास ऑप्शन होता तो निश्चित तौर पर वो ऑप्शन तलाश लेते और फिर पलट भी जाते। इससे बेटर हुँ, ऑप्शन बहुत ज़्यादा उनके पास है नहीं। क्योंकि महागठबंधन में भी जितने राजनीतिक दल हैं, वहाँ भी नीतीश कुमार ये जानते हैं कि 100 से ज़्यादा, मैंने पिछले बार का आंकड़ा इसीलिए बताया था कि पिछले बार आरजेडी और जेडीयू दोनों को 101 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा था और बाकी पार्टियाँ, कांग्रेस भी शामिल थी, सीपीआईएमएल था, सीपीएम था, सीपीआई था। तो इससे ज्यादा सीट उन्हें लालू यादव के गठबंधन में भी नहीं मिलती। अगर वहां भी जाते तो 101 सीट चुनाव लड़ने के लिए मिलता, ज्यादा से ज्यादा 1-2 सीटें आगे पीछे हो जाती। दूसरी बात, ये सवाल उद्धव ठाकरे वाला सवाल नहीं उठा था, जो एक कहते हैं ना कि गुप्त मीटिंग हुई या उसको जो भी कह लीजिए, एकनाथ शिंदे वाला सवाल उठा था। तो बीजेपी की तरफ से जो थे, उनको कहा कि देखिए एकनाथ शिंदे नेता नहीं थे। हुँ, देखिए कैसे आप उसको लॉलीपॉप मान लीजिए, गाजर मान लीजिए, नीतीश कुमार को कहा गया कि एकनाथ शिंदे नहीं थे नेता। वो पार्टी तोड़ कर आए थे। और पार्टी कैसे तोड़कर आए, नई पार्टी किसने बनाई, चुनाव आयोग ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये तमाम चीजें उनको सुनाई गई। और ये कहा गया कि आप नेता है। और ये भी कहा गया कि आपसे जो वादा किया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। 2 बार जब आप मुश्किल में फंसे, जब एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अमित शाह खड़े हो गए कि नहीं आपको सीएम नहीं बनाना, दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पे, तो ये कहा गया कि दोनों बार नरेंद्र मोदी आपके बचाव में आ गए। तो इसलिए मोदी जी पावरफुल है तो आप मानकर चलिए कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री आपको ही बनाएँगे, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब बात आ गई उन शर्तों को निभाने की, तो जैसे मैंने कहा कि अभी मार्च का महीना है, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं, सितंबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। इसी मार्च में, आज हम शायद 4 मार्च है आज। इसी सप्ताह से आप शुरुआत कर लीजिएगा कि बीजेपी नेताओं के बयान 2025 में फिर से नीतीश वाले जो बयान हैं, वो आने शुरू हो जाएँगे। उन्हें मुख्यमंत्री चुनाव जीतकर नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, इस तरह के बयान आने शुरू हो जाएँगे। और हाँ, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार भी ये बहुत बखूबी समझते हैं कि वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे तभी निभाए जाएँगे जब आप मजबूत होंगे। तो अभी नीतीश कुमार के पास ये ऑप्शन बढ़िया है कि आप 104 सीटें ले लीजिए, लड़ लीजिए, 70-71 सीटें ले जाते हैं। अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन हो गया तो हो सकता है कि आप 80 के आस-पास पहुँच जाएँ, क्योंकि इससे पहले जो 2000 मुझे ध्यान आ रहा है 2010 का विधानसभा चुनाव है आशीष जी। 2010 के विधानसभा चुनाव में 141 सीट पर जेडीयू लड़ी थी, 102 सीट पर बीजेपी लड़ी थी और सबसे बड़ी जीत 2010 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। 141 में से 115 पे नीतीश कुमार की पार्टी जीती थी। यानी अपने दम पर बहुमत से सिर्फ 7 पीछे रह गए थे, 122 चाहिए था। और बीजेपी 102 पे लड़के 91 सीटों पे, 91 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। तो ये नीतीश कुमार के पास वेल एंड ऑप्शन है कि अगर वो अपना स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रख लेते हैं और जैसे महाराष्ट्र के नतीजे आए चौंकाने वाले, अगर उस तरह का स्ट्राइक रेट आ जाएगा, तो फिर नीतीश कुमार की बल्ले-बल्ले होगी। और वो खुद भी जानते हैं कि करियर के राजनीतिक अंत के दौर पर है। और जैसे रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि रामविलास पासवान 2002 में दंगे के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को छोड़ के गए। 12 जनपद पे रहते थे। पीछे 10 जनपद पे सोनिया गांधी का घर था। सोनिया गांधी पैदल रामविलास पासवान के घर पे आई, उसके बाद गठबंधन एक तरह से बन गया और एक हवा बन गई धर्मनिरपेक्षता की, सांप्रदायिकता की। 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी वाले गठबंधन ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता को हरा दिया था।
और उसके बाद उन्हीं रामविलास पासवान को जब ये लगा कि नहीं अब विपक्ष में कुछ नहीं बचा है, तो बेटे को राजनीतिक रूप से सेट करने के नाम पे उन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ चले गए, नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए थे। और उसके बाद उनके मरने के बाद कैसे किया बीजेपी की सरकार ने चिराग पासवान के साथ, वो बिहार के सभी जनता को पता है। तो अब ये मानकर चलिए कि अपने उम्र के, भगवान उनको लंबी उम्र दे, लेकिन राजनीतिक पारी के अंतिम दौर में अब आमतौर पर नेताओं की इच्छा हो जाती है कि बेटे को सेट करके जाना है। तो इस विन-विन सिचुएशन में उनको ये लगता है कि बेटे को मुख्यमंत्री भले ही ना बना पाए, लेकिन बेटे को उसकी शुरुआत में ही मंत्री बनाकर या डिप्टी सीएम बनाकर वो राजनीति में एक तरह से सेट करने की शुरुआत करके जा सकते हैं। तो फिलहाल नीतीश कुमार के हाथ में उनको ये लग रहा है कि इससे बड़ी फायदेमंद चीज़ नहीं हो सकती, और अगर नरेंद्र मोदी प्रभावशाली भूमिका में रहे, मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ बार-बार कि नरेंद्र मोदी अगर प्रभावशाली भूमिका में रहे, क्योंकि अभी पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनकर आता है। उसके बाद अगर वो अध्यक्ष बन के आएगा तो फिर अमित शाह क्या करेंगे? तो नरेंद्र मोदी प्रभावशाली भूमिका में रहे, तो फिर नीतीश कुमार ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूँगा चुनाव जीतने के बाद। और फिर मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, वो ऑप्शन देखता है, और इससे बढ़िया ऑप्शन उनके पास, इससे बढ़िया विकल्प उनके पास कोई और लेकर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल ये तय मानिए कि अभी ये कोई इफ एंड बट नहीं है, लगभग फॉर्मूला यही है। हाँ, अब बीजेपी नेताओं के जिस तरह के बयान आने शुरू हो जाएँगे, वो आने वाले दिनों में हमारी इस खबर पर मुहर लगाते हुए नज़र आएँगे आशीष। खबर पर मुहर ठीक है, लेकिन मैं 2-3 बातों से मेरा इसमें अलग बिल्कुल जुदा राय है। आपने जिसे विन-विन सिचुएशन बताया है, उसे मैं लूज़-लूज़ सिचुएशन मानता हूँ। हर हाल में हार नीतीश कुमार की होगी। वजह 2-3 फिर बता देता हूँ। आप 2020 की चर्चा किए, मैं एक-एक पॉइंट पे 2020 की कि मोदी जी ने बनवाया, शाह नहीं चाहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब गृह मंत्री थे, नहीं चाहते थे। बीजेपी के पास उस समय कोई विकल्प नहीं था। उस समय जो नंबर है ना, अंक गणित, वो अंक गणित जेडीयू प्लस महागठबंधन इक्वल टू सरकार हो रहा था। भाजपा को सत्ता में रहना था, तो सत्ता में रहने के लिए भाजपा किसको भी, एक कहावत है, वो कहावत नहीं कहूंगा, आपत्तिजनक लोग कहेंगे कि गधे को भी, तो मतलब ये किसी के लिए, व्यक्ति के विशेष के लिए नहीं, ये कहावत है, मैं कहावत की बात किया। नहीं, तो आज सत्ता में रहना। आशीष जी, एक छोटा-सा, हम्म, ये हाँ। बिहार के मतदाताओं के लिए खास तौर से आज विधानसभा में वही बात हुई कि तेजस्वी यादव ने उठ के कहा कि बताइए ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। पहले उन्होंने सम्राट चौधरी को कहा कि ये तो नए-नए 5 साल पहले भाजपाई बने हैं, और जो संघ के और भाजपा के बैकग्राउंड से दूसरे बेचारे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा साहब है, बेचारे देखिए साइड कर दिया। इन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी साकार होगा जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने कहा था, बाद में पलट गए थे विजय सिन्हा। तो विजय सिन्हा ने खड़े होके कहा कि नहीं, नहीं, अटल जी ने भी कहा था कि सुशासन लाना है, सुशासन का प्रतीक जो है वो नीतीश कुमार है। तो फिर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हाँ, बाद में इन्होंने अपना बयान आपस ले लिया था। वापस नहीं, आपस ले लिया था। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए विधानसभा के अंदर खड़े होके विजय सिन्हा झूठ बोल रहे हैं। तो स्पीकर के चैम्बर से कहा गया, नहीं, नहीं, नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सदन में झूठ नहीं बोला जाता, सदन में असत्य बोला जाता है। तो तेजस्वी यादव ने हँसते हुए कहा, ठीक है, रिकॉर्ड में आप असत्य रख लीजिए। तो ये शब्दों की बाजीगरी है कि झूठ नहीं नहीं, आजकल तो, असंसदीय है, लेकिन असत्य संसदीय है। आजकल झूठ शब्द को असंसदीय मतलब कहा जा रहा है। कई बार लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग में भी ये हमने सुना है। वैसे कर भी देना चाहिए। जिस दौर में झूठ ही मतलब सुबह शाम तक सत्य एक तलाशना पड़े, तो झूठ को असंसदीय घोषित ही करना पड़ेगा। लेकिन जिसपे मैं था, उस दौर में कोई आसान नीति इस पर किसी ने नहीं किया है कि मोदी ने। ये गुजरात लॉबी है संतोष, आपने रिपोर्टिंग में कवर करके देखा है, और मैंने बहुत समझने की कोशिश की है, तब हम आते हैं। इनको लगता है कई बार कि अंदर लगता है, वो हमें भी पता है बहुत सारी अंदर की चीजें, लेकिन अंतिम लक्ष्य अगर कोई सामने तीसरा है ना, तो ये गुजरात लॉबी एक है। अगर तीसरा है टारगेट, तो ये गुजरात लॉबी एक है, फिर कोई नहीं है। तीसरे के लिए आपस में नहीं कहीं टकराव होगा, या आपस में टकराव सिर्फ आपसी अपने हितों के लिए होता है, स्वहित के लिए, दूसरे हित के हित के लिए नहीं होता। वो मजबूरी थी, अब मजबूरी नहीं होगा। स्ट्राइक रेट की बात आपने कहा, प्रशांत किशोर की बात कही। प्रशांत किशोर को आज खड़ा करके, इतना पैसा खर्च करके, प्रशांत किशोर की गारंटी चुनाव के पहले, ये उस टाइप की बात हो गई कि नीतीश कुमार ने अभी नर्सरी में एडमिशन किया है और मास्टर साहब कह रहे हैं क से कबूतर, बोलो क से कबूतर।
और नीतीश कुमार को क से कौवा भी होता है ये नहीं पता है, क से कबूतर ही बोलेंगे। ये इस टाइप की बातें लगती हैं कि आए और कहा उन्होंने। अब वो खट्टर नीतीश कुमार को समझा रहे हैं, जिन खट्टर की जितनी राजनीतिक उम्र है, राजनीतिक उम्र की बात कर रहा हूं, उतना तो राजनीति में, उतना टाइम मतलब उतना ड्यूरेशन तो राजनीति में चलते चलते कदम ताल करते जूता घिसते, अगर नीतीश कुमार के चलने का पूरा ड्यूरेशन घंटों में जोड़ दिया जाए कि जब वो चले हैं, उतना कुल घंटा राजनीति करते हुआ है मनोहर लाल खट्टर को, इतना फर्क है। और मनोहर लाल खट्टर समझा रहे हैं कि नहीं आपको मोदी जी ने बनाया था फिर बना देंगे, प्रशांत किशोर वाला मामला निपटा देंगे। ये कितना मतलब, ये जब मैं ये मेरी निजी राय है संतोष, इस पर चर्चा करते हुए मुझे असहज सा होता हूं कि कैसा ये मतलब मूर्खतापूर्ण जो है ये नैरेटिव लाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है। दूसरी बात, नीतीश कुमार नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा। नीतीश कुमार जिस दिन राजनीति की पारी इनकी खत्म हो जाएगी, बेटा तो उस हालत में हो जाएगा। आप सोचिए, रामविलास पासवान ने अपने जीते जी मजबूती से बेटे को लॉन्च किया था, मजबूती से। लेकिन रामविलास पासवान के जाने के बाद चिराग पासवान की स्थिति यह है कि अगर चिराग पासवान होनोलुलु में हो और अमित शाह के एक बार पता चला कि थोड़ा साहब गुस्सा है, तो गुलदस्ता लेके पैदल होनोलुलु से दौड़ के चले जाते हैं दिल्ली। अभी बहुत कह रहे थे वो नियुक्ति पर, उस पर, आरक्षण पर, एक बार टाइट किया तो गुलदस्ता लेके दरवाजे पर खड़े मिले। तो वो चिराग पासवान की हालत है। ये निशांत कुमार कहाँ है? बड़ा मैं व्यवहारिक चीजें समझना बात करना चाहता हूँ। हु इज निशांत कुमार? चिराग को तो रामविलास जी लॉन्च करके गए थे। निशांत कुमार कौन? हु इज निशांत कुमार? जिस दिन नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता नहीं रहेगी, निशांत कुमार को ये कहाँ खड़ा करेंगे साहब हमारे और मोदी जी? और खट्टर, इसलिए नीतीश कुमार भी निशांत को लॉन्च करके जाना चाहते हैं आशीष जी। इसीलिए नीतीश कुमार भी निशांत कुमार को लॉन्च करके जाना चाहते हैं। मैं यही संतोष कह रहा हूं कि जो ऑलरेडी लॉन्च होके स्टेब्लिश हो चुका है, जो उपग्रह लॉन्च हुआ, कक्षा में स्थापित हो गया, चिराग पासवान को मैं वो उपग्रह मानता हूं जिसको लॉन्च किया रामविलास पासवान ने, कक्षा में स्थापित कर दिया। अब वो कक्षा में अपने परिक्रमा कर रहा है जो चिराग पासवान, उसे तो उसकी कक्षा बदल दिया, उसे शाह के आसपास, मोदी के आसपास परिक्रमा करने के लिए मजबूर कर दिया, कक्षा बदल दिया। और जो उपग्रह लॉन्च ही नहीं हुआ है, नीतीश कुमार कहेंगे अच्छा हमारे जाते जाते लॉन्च कर दो, तो लॉन्चिंग से कक्षा में स्थापित होने में कई दिन लगते हैं। लॉन्च करके नीतीश कुमार हट जाएंगे, पता चलेगा उपग्रह रास्ते में अटक गया, दूसरे जगह कहीं घूम रहा है, भटक रहा है। आशीष जी, इसमें तो आपने कई सारे सवाल उठा दिए, लेकिन मेरी चिंता का सबब दूसरा है। मेरी चिंता का सबब है कि अब ज्ञानेश कुमार साहब को टारगेट दे दिया गया है। हाँ, अगर 70% स्ट्राइक रेट नीतीश की पार्टी का करवाना है, तो 80% स्ट्राइक रेट बीजेपी का भी करवाना होगा ना फिर। आप आए मुद्दे पे। अब असली बेसिकली इसी पर मैं आपको बताऊं, जब आपने कहा 139, तो 139, 140 का 80%, और स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए महाराष्ट्र वगैरह में। अच्छा, राजीव कुमार जितना करके गए हैं ज्ञानेश कुमार को उससे बेहतर करना ही पड़ेगा, करना ही होगा, परफॉर्मेंस उससे बेहतर देनी होगी। तो 140 का 80%, ये हो गया 8 चौक 32 और 80, 139 का 80%, 111 हो गया आशीष जी। 112 हुआ, 140 पे 112 पहुंच रहा है, 139 112 हो गया। 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए, ठीक है। 112 या 80% स्ट्राइक रेट पे है। हो सकता है कि ये स्ट्राइक रेट जो उपेंद्र कुशवाहा और ये जो छोटे छोटे जिनको 7 सीट और 10 सीट मिल रही है ना, हो सकता है इनका स्ट्राइक रेट 95% भी हो, क्योंकि वहां पर स्ट्राइक रेट बनाना आसान हो जाता है वहां पर, क्योंकि उनका एक जातीय बेस है, उस पॉकेट में जाएंगे वहां पे। इसमें भी मोटा मोटी क्या है आशीष जी, जैसे बीजेपी को चिराग पासवान को जो 20 सीटें मिलेंगी, उसमें से आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 5-6 उम्मीदवार तो बीजेपी वाले होंगे। और जो आपका हमको और कुशवाहा को साथ मिलनी है, तो हम के हो सकते हैं कि 1-2 उम्मीदवार बीजेपी वाले हो, लेकिन कुशवाहा की पार्टी को जो 7 सीटें मिलेंगी,
वो 7 में से आप मान के चलिए कि 5 हो सकता है उम्मीदवार बीजेपी कोटे के हो। भाई कुशवाहा बैठाया राज्यसभा में है, आप ऐसे समझिए बिल्कुल मोटा मोटी कि 34 सीट अगर ये देंगे तो 34 में 14 प्रत्याशी भाजपा को होंगे, बिल्कुल। जो भाजपा कैंडिडेट होंगे जाके उधर से लड़ेंगे। इसीलिए तो बीजेपी ने कह दिया है कि आपको गठबंधन से मोलभाव करने की जरूरत नहीं, वो हम करेंगे। नीतीश को कह हाँ, दिया कि आपको गठबंधन के सहयोगियों से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पे भी सोचिए कि आप गठबंधन के बाकी पार्टनर्स से तो आप वैसे ही दूर हो गए, भाई वैसे ही दूर हो गए ना, सारा सादी की जिम्मेदारी ले लिया उन्होंने और कहा बस आप आइएगा, बरमाला के समय आइएगा, फूल वर वधू पर डाल दीजिएगा। तो आखिर में फूल ही डालना पड़ेगा वर वधू पे इनको, क्योंकि सारी जब सीट डिस्ट्रीब्यूशन भाजपा कर रही है, कॉन्फिडेंस में भाजपा की ओर रहेंगे, चलेंगे भाजपा के साथ। ये छोटे पार्टनर्स हैं, इनको दिल्ली का भी देखना है, इन्हें सत्ता की मलाई मक्खन का बकायदे देखना है ना, ताजा मक्खन हो, फ्रेश हो। तो इन्हें ये कहीं नहीं जाने वाले। लोग कहते हैं आज जीतन राम मांझी बगावत कर दिया, ये क्या बगावत करेंगे, जो शपथ कुछ नहीं। ग्रहण से पहले टेंट हाउस वाले से पहले पहुंच गया शपथ ग्रहण में। अभी टेंट हाउस वाला कुर्सी रखता, उससे पहले हम देखे जब पूरी अभी कुर्सियां लगी थी तो अकेला आदमी जीतन राम मांझी बेटे का था। विभाग कम कर दिया, बेटे का विभाग का मंत्रालय कम कर दिया, चू तक नहीं निकली इनके मुंह से अभी तक। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। इनको जो मिल रहा है वही समझ लीजिए आप भगवत कृपा है, वही भगवत कृपा है, मतलब मोदी कृपा है। तो जो मिला है वही कृपा है, ये कहाँ जाने वाले हैं। इसलिए कुछ है नहीं नीतीश कुमार के पास, न लॉन्चिंग, न लॉन्च पैड, न निशांत, न नीतीश। ये इसमें राजनीति तमाम अटकलों क्षेत्र है, संभावनाएं असीम होती हैं। कुछ भी हो जाए कल को, अगर इससे उलट हो जाएगा तो इतना ही कर सकता हूं कि मैं उस दिन हाथ जोड़ के कहूंगा कि भाई नहीं, हमारा अंदाजा सही हुआ, हमारा एनालिसिस हम नहीं समझ पाए थे। लेकिन उस आखिरी दिन तक, जिस दिन अगली सरकार का शपथ ग्रहण होगा, मुख्यमंत्री कोई बनेगा, उस दिन तक इस स्टैंड पर मैं लगातार कायम रहूंगा कि अब नीतीश कुमार फिनिश, खत्म, राजनीति खत्म, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। खैर ये बड़ी लंबी चर्चा हो गई हम लोगों की, इस विषय पर तो बिहार है, बिहार पर चर्चाएं बढ़ती रहेंगी। संतोष, धन्यवाद, आप ये सब जो अंदर से सीटों का सब हिसाब किताब लेकर के आए। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।